बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप सबको मेरी आवाज़ वाज़े आ रही है? क्लियर मेरी आवाज़ है या फिर लैकिंग आ रही है आवाज़ में? सब बच्चों तक मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच रही है? अच्छा जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। एक मुद्दत बाद आप सबसे बात हो रही है और आपके बोर्ड के पेपर्स के बाद मेरे ख्याल है पहली क्लास हमारी हो रही है। और आज की क्लास इंतहाई अहम क्लास है। आप जानते हैं कि इस वक्त आपके 6 चैप्टर्स बाकी हैं आपके सिलेबस के, जो कि मैं इंशाअल्लाह आपको फिजिकल क्लास के अंदर भी और आपको ऑनलाइन क्लास के अंदर भी साथ साथ पढ़ा रहा हूँगा। और हमारी कोशिश इंशाअल्लाह पूरी पूरी ये है कि हम जुलाई में मैक्सिमम मैक्सिमम अपना कोर्स लाजमी एंड करें, ताकि हम अगस्त का पूरा महीना खाली प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगस्त का पूरा महीना हम खाली प्रैक्टिस करेंगे। हम डिफरेंट जगहों की हम इंशाअल्लाह वर्कशीट सॉल्व कर रहे होंगे ऑनलाइन या फिर फिजिकल क्लास के अंदर इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, एक इंतहाई अहम चैप्टर प्रोकैरियोट नाम है इस चैप्टर का। और आप सब जानते हैं कि ये चैप्टर कितना अहम है, कितने ज्यादा एमसीक्यू इस चैप्टर से आ रहे होते हैं। पीएमडीसी के जो सिलेबस है उसके अंदर भी ये चैप्टर शामिल है। तो चलें आए बात को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और, आप सबकी चैट मैंने प्राइवेट कर दी, यानी कि आप सबके मैसेजेस डायरेक्ट मेरे पास आ रहे हैं और कोई और इस इन मैसेजेस को नहीं देख पाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शर्मा रहे होते हैं सवाल करते हुए। तो आप सब ने शर्माना नहीं है, हम सब यहाँ पर सीखने में मौजूद हैं। किसी को कोई भी बात अगर समझ ना आए तो वो एक रिपीट लिख दे, मैं उसका नाम लिए बगैर रिपीट करूंगा। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को यहाँ पर शर्माना नहीं है, हम सब यहाँ पर सीखने में मौजूद हैं। चलें जी आए भाई, चैप्टर प्रोकैरियोट के हवाले से हम बात को शुरू कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और, मुझे जब मैं वन नोट पे जा रहा हूँ, अच्छा वन नोट पे क्लास लेने की एक वजह ये भी है कि आप सबको अपने अपने नोट्स ना बनाने पड़े। मैं यहाँ पर ये वाले नोट आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, आराम से पीडीएफ बना के मैं आपको भेज दूंगा। तो आपको जरूरत नहीं है कुछ लिखने की। आप सब कॉपी किताबें बंद करें और अपनी स्क्रीन के सामने बैठ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं पढ़ाऊंगा, एज इट इज वो बातें आपने आपको इंशाअल्लाह क्लास में ही याद हो जाएंगी, वरना मैं आपको क्लास के ही नोट्स इंशाअल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो किसी बच्चे को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं वन नोट पे जा रहा हूँ। मैं हर कॉन्सेप्ट देने के बाद वन नोट से वापस आऊंगा, आपसे पूछूंगा कि कोई सवाल है या फिर नहीं है। ठीक है, सब बच्चे मुझे ओके कर दें ताकि हम आगे बढ़ें। अगर यहाँ तक सब बच्चे मेरे साथ हैं, मुझे ओके कर दें ताकि हम आगे बढ़ें। अच्छा, तमाम बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, सब बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है। जितने बच्चे क्लास में मौजूद हैं उन सब ने लाजमी पार्टिसिपेट करना है, अपने होने का एहसास दिलाना है। ठीक है, चलें जी आए भाई, स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मुझे अब आपके मैसेजेस सुनाई नहीं दे रहे। ठीक है, मुझे अब आपके मैसेजेस नहीं मिल रहे। चलें जी आए, स्टार्ट करते हैं। भाई, हमारे पास आज जो हमारे पास चैप्टर है उसका नाम हम प्रोकैरियोट भी कह सकते हैं, और उसको हम साथ साथ किंगडम मोनेरा का भी नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के दो नाम हैं, आप चाहें इसे किंगडम मोनेरा बोल दें, आप चाहें इसे प्रोकैरियोट बोल दें। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई, आप सब जानते हैं अगर मैं एक नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं, तो अब से कुछ हफ्तों पहले या अब से कुछ महीनों पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आप सबको याद है आर्कियो बैक्टीरिया? क्या था आर्कियो बैक्टीरिया? क्या कोई अच्छा बच्चा मुझे यहाँ पर रिमाइंड करवा सकता है कि सर व्हाट वाज आर्कियो बैक्टीरिया? क्या था भाई आर्कियो बैक्टीरिया? आप सब बच्चे जानते हैं, एवोल्यूशन का आपने लेक्चर लिया हुआ है। जी बच्चों, आप सबको वो थ्योरी याद होगी क्या, जो कुछ बावले साइंटिस्ट कह रहे थे कि भाई एक गर्म पानी था, गर्म पानी से जो है वो बुलबुले उठ रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसके अंदर से लाइफ आ गई। और उस पहली लाइफ का नाम क्या पड़ रहा था? आर्कियो बैक्टीरिया पड़ रहा था। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पुराने जमाने के लोग ज्यादा स्ट्रांग या नए जमाने के? दिल पे हाथ रख के बताओ कि पुराने जमाने के जो लोग थे वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे या फिर नए जमाने के? जाहिर सी बात है भाई, पुराने जमाने के। तो चलो आओ देख लेते हैं। यही थ्योरी पुरानी और नई, वो कहते हैं ना कि भाई बेटा, मैं तुम्हारी उम्र में तो यहाँ से वहां जाया करता था, मैं तुम्हारी उम्र में तो ये काम किया करता था, बड़े बुजुर्ग कहते हैं अक्सर। यानी कि ये बात वाज़ेह है कि भाई पुराने जमाने के लोग ज्यादा स्ट्रांग थे। अब वो अलग बात है, शायद बातें ही हैं या फिर बाकी कोई ऐसी की बात होगी। चलो भाई। अच्छा भाई, मैंने कहा कि मैं प्रोकैरियोटिक सेल को दो हिस्सों में तोड़ता हूँ। ठीक है, मैं प्रोकैरियोटिक सेल को दो हिस्सों में तोड़ता हूँ। कौन कौन से? पहले को मैं नाम दे रहा हूँ आर्कियो
पहले को मैं नाम दे रहा हूँ आर्कियो बैक्टीरिया। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और वाजे करना चाहूंगा। मैंने आप सबको बताया हुआ था कि ये आर्कियो बैक्टीरिया हरगिज, फिर सुनो, मैंने कहा ये आर्कियो बैक्टीरिया हरगिज बैक्टीरिया नहीं है। आप सबको याद होगा, हमने एमसीक्यू भी किया था क्या, कि ये आर्कियो बैक्टीरिया हरगिज कोई बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट ने खाली इसका नाम रखा है आर्कियो बैक्टीरिया। ये बात आप सबको याद है, हाँ या नहीं? ये बात सबको याद है, हाँ या नहीं? जल्दी बताओ, ओके किसको? आर्कियो बैक्टीरिया इज नॉट अ बैक्टीरिया, ये बात याद रखना। आर्कियो बैक्टीरिया कोई बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि ये वो पहली लाइफ है जो इस दुनिया में आई अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। ये वो पहली लाइफ है जो हाइड्रोथर्मल वेंट से उभरी या निकली, जिसको हम नाम दे रहे थे आर्कियो बैक्टीरिया। ठीक है। अच्छा जी, भाई मैं कह रहा हूँ कि एक हमारे पास है, कौन कौन से भाई, एक हमारे पास आर्कियो बैक्टीरिया है, दूसरे हमारे पास हैं यू बैक्टीरिया। अच्छा, अब सर ये इस यू बैक्टीरिया से क्या मुराद है? सर यू बैक्टीरिया बोले तो सुनो भाई, यू बैक्टीरिया को मैं कह रहा हूँ दिस इज मॉडर्न बैक्टीरिया, आज के दौर के बच्चे या आज के दौर का बैक्टीरिया। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ कि भाई ये आज के दौर का, ये मॉडर्न है। ठीक है, ये यो वाले बच्चे हैं और ये आज के दौर का मॉडर्न बैक्टीरिया है। जबकि आर्कियो बैक्टीरिया, भाई मैंने कहा था पुरानी थ्योरी है, पुराने जमाने के लोग बिलीव कर रहे थे कि ये हाइड्रोथर्मल वेंट से आ रहा है, इसीलिए मैं इसको नाम दूंगा कि ये मेरे पास एक एंशियंट बैक्टीरिया है, पुराने जमाने का बैक्टीरिया है। मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, अभी बैक्टीरिया नहीं है, ये बात आप जानते हैं। मैं खाली कंपेयर करने के लिए इसको एंशियंट बैक्टीरिया नाम दे रहा हूँ, जबकि बैक्टीरिया हरगिज नहीं है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि आर्कियो बैक्टीरिया इज नॉट अ बैक्टीरिया। ठीक है, आर्कियो बैक्टीरिया हरगिज बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि खाली कंपेयर करने के लिए मैंने इसको एंशियंट बैक्टीरिया का नाम दिया है। ठीक है। अच्छा जी, भाई मैंने कहा था, मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बता दीजिए कि पुराने जमाने के लोग ज्यादा मजबूत हैं या नए जमाने के? आपने कहा सर पुराने जमाने के, तो मैंने कहा आओ सुनो, आओ सुन लो। भाई पुराने जमाने के लोग ज्यादा मजबूत हैं, इसी वजह से मैं इस आर्कियो बैक्टीरिया को नाम दे रहा हूँ दिस इज एक्सट्रीमोफाइल्स। कौन है भाई ये? दिस इज एक्सट्रीमोफाइल। क्या मतलब भाई? ये एक्सट्रीम कंडीशंस के ऊपर भी जिंदा रह सकता है। पुराने लोग हैं ना, मजबूत लोग हैं, अच्छी डाइट खाई हुई है। हम कौन है? हम तो भाई फारिग हैं, हमने खाली पिज्जा खाए हुए हैं, हमने खाली बर्गर ठूसे हुए हैं, हमने खाली बिरयानियां खाई हुई हैं। जबकि पुराने जमाने के लोग भाई वेजिटेबल्स भी खाया करते थे, सब्जियां खाया करते थे। तो क्या है भाई, स्ट्रांग लोग हैं। ठीक है, यही वजह है कि आर्कियो बैक्टीरिया चूंकि एक एंशियंट बैक्टीरिया है, पुराने जमाने का बैक्टीरिया है, कदीम बैक्टीरिया है, इसी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस पर भी जिंदा रह सकता है। ठीक है। जबकि यू बैक्टीरिया, हम जैसे मॉडर्न लोग, भाई हम क्या है? वी आर नॉर्मोफाइल। वी आर नॉर्मोफाइल क्यों? वी आर नॉर्मोफाइल क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल कंडीशन पर ही जी सकते हैं, हम एक्सट्रीम कंडीशंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई मेरी बात का लुबे लुबाब क्या है, मेरी बात का खुलासा क्या है? तो आप देखो, मैंने एक्सट्रीमोफाइल का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एसिडोफाइल। इसका मतलब है एसिडोफाइल, क्या मतलब? हाई पीएच पर भी ये जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, आर्क्यू बैक्टीरिया हाई पीएच पर जिंदा रह सकते हैं। साथ साथ दीस आर थर्मोफाइल ऑल्सो। थर्मोफाइल का मतलब क्या है भाई? आपको जानते हैं, आप जानते हैं, हमने एक एमसीक्यू किया था कि आर्कियो बैक्टीरिया कैन सर्वाइव अप टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड, याद है आप सबको? यानी कि ये इंतहाई इंतहाई सख्त टेम्परेचर पर भी जिंदा रह सकते हैं। इंतहाई सख्त टेम्परेचर पर, इंतहाई सख्त पीएच पर ये जिंदा रह सकते हैं। कौन कौन से? आप जानते हैं भाई, 120 डिग्री सेंटीग्रेड आर्कियो बैक्टीरिया का नॉर्मल टेम्परेचर था। जबकि हम मॉडर्न लोग, मॉडर्न बैक्टीरिया ये कौन है भाई? ये नॉर्मल पीएच पर रहने वाले लोग हैं, मासूम से लोग हैं, नॉर्मल पीएच पर रहने वाले लोग हैं। ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर पर रहने वाले ये लोग हैं। क्या यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ या ना? जल्दी से बता दीजिए, क्या यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं? नो प्रोजा अली खान, 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। तमाम बच्चे जल्दी से बता दीजिए, क्या यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ या ना? कोई पीछे रह गया हो तो मुझे रोक ले। मैं अपनी तमाम तर बातों को एक मर्तबा फिर से आपके सामने रख रहा हूँ शॉर्ट करके। मैंने आपसे कुछ बातें की, मैंने कहा कि भाई मेरे पास, मैं इस चैप्टर को किंगडम मुनैरा भी कह सकता हूँ, मैं इस चैप्टर को प्रोकैरियोट भी कह सकता हूँ। अब प्रोकैरियोट कौन होते हैं? आप जानते हैं कि हमने दो तरह के सेल पढ़े थे। एक थे हमारे पास यूकैरियोट, एक थे हमारे पास प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट कौन थे? कि जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल सेल के अंदर मौजूद नहीं थे। ठीक हो गया।
अच्छा, उससे भी आगे हम बढ़े थे, हमने कहा था कि भाई प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इस तरह की हमने बेशुमार बातें हमने की थी, और हमने प्रोकैरियोट सेल को एक अलग सेल जाना था। अच्छा, अब सुनो, मैंने कहा कि मैं इस प्रोकैरियोट सेल को मजीद दो हिस्सों में तोड़ रहा हूँ। एक है मेरे पास आर्क्यू बैक्टीरिया, और एक है मेरे पास यू बैक्टीरिया। अच्छा, अब आर्कियो बैक्टीरिया कौन है? पुराने जमाने के लोग हैं, पुराने जमाने का बैक्टीरिया है। भाई कौन कौन आप जानते हैं आर्कियो बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया था। आर्कियो बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया था कि जो हमारे पास हाइड्रोथर्मल वेंट से उभरा था या पाया गया था। ठीक है, अच्छा अब आगे बात सुनो। मैंने कहा यू बैक्टीरिया मॉडर्न बैक्टीरिया है, आज के दौर का बैक्टीरिया है, हम जैसा है। ठीक है। अच्छा, अब ये आर्कियो बैक्टीरिया, मैंने कहा दीस आर एक्सट्रीमोफाइल। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशंस पर जिंदा रह सकता है, एक्सट्रीम कंडीशंस पे पाया जाता है। भाई क्या मतलब? एसिडोफिलिक है, थर्मोफिलिक है। एसिडोफिलिक मतलब हाई पीएच पर जिंदा रह सकता है, थर्मोफिलिक मतलब हाई टेम्परेचर पर जिंदा रह सकता है। ट्यूब बैक्टीरिया, मैंने कहा ये नॉर्मोफाइल है। क्या मतलब? हमारी तरह का नॉर्मल पीएच नॉर्मल टेम्परेचर पर जिंदा रह सकता है। हमने यहाँ तक बात मुकम्मल की है। क्या यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं? हाँ या ना? जल्दी बताइए जी बुशरा। प्रोकैरियोट था, कहने को था। वैसे तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की जो हमारी तकसीम है, वो इस कॉन्सेप्ट के मजीद बात जाके सामने आई थी। अच्छा, याद रखो, हमारे पास एक्सट्रीमोफिलिक बैक्टीरिया का, ऐसे बैक्टीरिया के जो आर्कियो बैक्टीरिया के आसपास हैं, ऐसे बैक्टीरिया के जो आर्कियो बैक्टीरिया के जैसे हैं या आर्कियो बैक्टीरिया के आसपास है, उनकी एक एग्जांपल किसी एक बोर्ड की बुक के अंदर मेंशन है। मैं वो एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ, ताकि आपको इस चैप्टर की बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। भाई उसका नाम है थर्मस एक्वा टाइकस। ठीक है, थर्मस एक्वाटाइकस, ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी? एक एंशियंट बैक्टीरिया की, जो कि इस तरह के टेम्परेचर पे, इस तरह के पीएच पे जिंदा रह सकता है। बाकी आप जानते हैं यू बैक्टीरिया कौन है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। ई कोली हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, जितने हम नाम लेंगे आगे जाके वो हमारे पास यू बैक्टीरिया के अंदर आ रहे होंगे। यहाँ तक अगर आप सब मेरे साथ हैं तो ओके लिख दीजिए। यहाँ तक अगर आप सब मेरे साथ हैं तो ओके लिख दीजिए। जितने बच्चे हैं, तमाम के तमाम बच्चे ओके लिखें, ताकि हम आगे मूव करें। ओके जी। भाई इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमें बात करनी है बैक्टीरिया के शेप के ऊपर। हमें बात करनी है किसके बच्चों? बैक्टीरिया के शेप के ऊपर हमें बात करनी है। हमें प्रोकैरियोट के शेप के ऊपर, यानी कि मैं बैक्टीरिया की सिंपल बात करूंगा, बैक्टीरिया के शेप के ऊपर बात करनी है। अच्छा, अब मैं आपके सामने पहले बैक्टीरिया का साइज मेंशन कर रहा हूँ कि बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है। तो बच्चों जान लो, बैक्टीरिया का साइज होता है 0.1 600 माइक्रोमीटर तक बैक्टीरिया का साइज होता है। बैक्टीरिया का साइज रेंज कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? 0.1 से लेकर 600 माइक्रोमीटर। ये वैल्यू याद कर लेना, रट लेना, इंतहाई अहम वैल्यू है। क्या? कि बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल का नॉर्मल साइज क्या है? 0.1 से लेकर 600 माइक्रोमीटर। सब बच्चे चैट में एक मर्तबा लिख के दिखाएं, भाई क्या साइज है बैक्टीरिया का? क्या साइज है बैक्टीरिया का? जल्दी लिख के दिखाओ। सब बच्चे लिख के दिखाएं मुझे, क्या साइज है बैक्टीरिया का? जल्दी बताओ भाई, जल्दी लिख कर दिखाओ। सब लिखें। 0.1 से लेकर 600 माइक्रोमीटर, नॉट नैनोमीटर बच्चों, माइक्रोमीटर की बात की है मैंने, नैनोमीटर की बात नहीं की। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे चलो भाई। भाई आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के शेप किस किस तरह के होते हैं? हमारे पास रॉड शेप बैक्टीरिया भी है, हमारे पास स्पेरिकल बैक्टीरिया भी है। अच्छा, रॉड शेप बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं बसीली। बसीली बोलो, बकीली बोलो, जो बोलना चाहो बोलो, बायोलॉजी के अंदर प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती। मैंने कहा दिस इज आ रॉड शेप बैक्टीरिया, और इस रॉड शेप बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं बच्चों बसीली। बसीली बोलो, बकीली बोलो, जो बोलना चाहो बोलो। अच्छा, अब ये बसीली अभी एक है तो ये सिंगल बसीली है। अगर ये दो हो जाएं तो भाई ये डिप्लो बसीली हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये हमारे पास चेन में आ जाए, अगर ये हमारे पास बहुत सारे साथ जुड़ जाएं और ये चेन की शक्ल इख्तियार कर लें,
तो हम इनको स्ट्रेप्टोबैक्टीरियस नाम देंगे। ठीक है, स्ट्रेप्टो मीन्स एक चेन बन गई, स्ट्रेप्टोबैक्टीरियस हम नाम देंगे। अच्छा एक बात और एक बड़ी मशहूर एग्जांपल है ई कोलाई। एक बड़ी मशहूर एग्जांपल है ई कोलाई। याद रखो, ई कोलाई इज द एग्जांपल ऑफ ई कोलाई इज एन एग्जांपल ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया। ठीक है, ई कोलाई भी एक रॉड शेप बैक्टीरिया है, ये बात जान लेना। ई कोलाई इज अ रॉड शेप बैक्टीरिया, या ई कोलाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ बसीली। कंफ्यूज मत करना, ई कोलाई रॉड शेप बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। अच्छा, ई कोलाई का चलो चलो भाई, साथ साथ इसका आप साइज भी याद कर लो अगर चाहो तो बच्चों याद रखो ई कोलाई की हमारे पास जो लेंथ है वो 2.6 माइक्रोमीटर है। और इसकी जो हमारे पास विद है वो बच्चों 1.1 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर तक हमारे पास ई कोलाई की विद है। ठीक है, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करूंगा। मैंने कहा बैक्टीरिया का साइज है 0.1 से लेके 600 माइक्रोमीटर, पहली बात मैंने ये की। उसके बाद मैंने कहा अगर मेरे पास रॉड शेप बैक्टीरिया, इसको मैं नाम दे रहा हूँ बसीली का, अगर वो सिंगल है तो क्या है, सिंपल बसीली है। डबल हो गए तो डिप्लो। ठीक है ना, डिप्लो मीन्स टू, डिप्लो बसीली। अगर वो चेन की सूरत हाल में आ गया, अगर वो बहुत सारे मिलकर चेन की शक्ल इख्तियार कर गया, तो हम उसको स्ट्रेप्टोबैक्टीरियस का नाम दे रहे होंगे। फिर मैंने कहा कि भाई रॉड शेप बैक्टीरिया की ही एग्जाम्पल कौन है, ई कोलाई किसकी एग्जाम्पल है, रॉड शेप बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। और फिर मैंने कहा कि भाई रॉड शेप बैक्टीरिया यानी कि ई कोलाई, जिसकी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ई कोलाई का मैंने आपको साइज भी बता दिया, 2.6 माइक्रोमीटर लेंथ और 1.1 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर इज द विड्थ। यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं? जल्दी बताइए, यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ या ना? सब बच्चे यस और नो लिखें। सब बच्चे यस और नो लिखें, जल्दी से, जल्दी से। ओके जी, भाई आगे बढ़ते हैं। हमने रॉड शेप बैक्टीरिया के हवाले से बात मुकम्मल कर ली। अब मैं आपसे बात करूंगा अब मैं आपसे बात करूंगा स्पेरिकल बैक्टीरिया के हवाले से। भाई ये मेरे पास एक गोल सा यानी कि स्पेरिकल बैक्टीरिया है। आप जानते हैं इसको हम नाम देते हैं सॉसी या कॉकी, जो बोलना चाहो बोलो, बायोलॉजी में प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती। स्पेरिकल बैक्टीरिया को या फिर गोल गोल बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं कॉकी या सॉसी। ठीक है, वो एक भी हो सकता है। अगर वो दो हुआ, आप जानते हैं भाई क्या नाम होगा, डिप्लोकोकस नाम होगा। अगर वो चार ऊपर नीचे अगर वो चार ऊपर नीचे जुड़ी यानी कि दो प्लेन के अंदर ये चार जुड़े हैं, इसको हम नाम देंगे टेट्राएड, क्योंकि चार हो गया और टेट्राएड हम चार को ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये इस तरह जुड़े कि ये आठ हो जाएं और आपके पास सिंगल एक क्यूब बन जाए बच्चों, अगर ये इस तरह जुड़े कि ये आठ हो जाएं और आपके पास एक क्यूब बन जाए, तो इसका नाम होगा सैरसीना। इसका नाम होगा सैरसीना या फिर सैरकीना। फिर सुनो, मैंने कहा गोल गोल बैक्टीरिया, स्पेरिकल बैक्टीरिया नाम पड़ गया कॉकी या फिर सॉसी। सिंगल है सिंगल कॉकस, डबल हो गया डिप्लोकॉकस, अगर वो चार हैं तो टेट्राएड, अगर वो आठ हो गया या फिर इस तरह के आगे कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन गया, तो हम उसको नाम देंगे सैरकीना या फिर सैरसीना। अच्छा, एक बात और, जिस तरह रॉड शेप बैक्टीरिया चेन बना रहा था, उसी तरह स्पेरिकल बैक्टीरिया भी चेन बनाएंगे। और इस चेन को हम नाम देते हैं, जल्दी बताओ, उस वक्त क्या था, उस तरफ क्या था, स्ट्रेप्टोबैसिलस। इस वक्त क्या होगा, सिंपल सी बात, स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस। आसान आसान सी बातें। अच्छा, एक बात और, अभी तक यहाँ पर एक रेगुलर प्लेन फॉलो हो रहा है। अगर यही सारा काम एक इरेगुलर प्लेन में हो जाए, क्या मतलब भाई, यहाँ देखो, अगर एक नॉर्मल गुच्छा बन जाए, कोई एक प्लेन फॉलो ना हो रहा हो, कोई आगे जा रहा हो, कोई नीचे आ रहा हो, कोई आगे जा रहा हो, यानी कि एक गुच्छा बन रहा है, कोई नॉर्मल प्लेन फॉलो नहीं हो रहा, तो अब इस गुच्छे को या इस इरेगुलर सॉसी को हम नाम देंगे स्टेफाइलो कॉकी या सॉसी। स्टेफाइलो सॉसी या कॉकी। क्या यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं? क्या यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं, हाँ या ना? जल्दी बताओ। ओके जी, भाई आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और जान लो, इस कॉकी का, इस चैप्टर कॉकस का आपके पास एक बुक के अंदर भाई कोई साइज मेंशन है, तो आपको बुक ना पढ़नी पड़े, तो चलो मैं साइज यहाँ पर मेंशन करता हूँ। इसका साइज है 0.75 से लेकर 1.25 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये इसका साइज मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, उसके बाद हमने अभी दो तरह की शेप पढ़ ली, कौन कौन से, एक रॉड शेप पढ़ लिया, एक स्पेरिकल शेप पढ़ लिया। एक हमारे पास बच्चों स्पाइरल स्पाइरल शेप का भी बैक्टीरिया पाया जाता है। देखो ये रहा,
ये हमारे पास स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया हैं। अब अच्छा, इसके अंदर ना दो फॉर्म्स हैं। इसके अंदर दो फॉर्म्स हैं, एक होता है पतलू, एक होता है मोटू। मोटू पतलू, एक छोटा सा पतला सा है और एक मोटा सा है। ये जो पतला वाला है ना, देखो ये वाला, ये जो पतला वाला स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है, जो पतला वाला स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है, इसको पता है क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं स्पाइरो। स्पाइरो चाइल्ड बोल लो या स्पायरोचीड बोल लो, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। स्पायरो चाइल्ड बोल लो, स्पायरोचीड बोल लो, एक ही बात है। वैसे ये ई है, इसको हम स्पायरोचीड नाम देंगे। मैंने कहा ना, बायोलॉजी के अंदर प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती, सिर्फ स्पायरोचीड, ठीक है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? स्पायरोचीड इज थिन एंड फ्लेक्सिबल, ठीक हो गया। ये पतला है, ये पतला है और लचकदार है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। इसका साइज बच्चों लिखा हुआ है, मेंशन कर लो, 500 माइक्रोमीटर। अच्छा, तो इसके साथ मोटा वाला है ना, इसके साथ जो मोटा वाला है उसको हम नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं प्यारे बच्चों स्पाइरलम। स्पाइरलम, खासियत क्या है? खासियत ये कि भाई ये मोटा है, ठीक है, और ये सख्त है, ये रिजिड है, ठीक है, ये सख्त है। अच्छा, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया ही लंबे लंबे होने के साथ साथ ये आपके पास बच्चों कॉमा शेप भी हो सकते हैं। इसी तरह के बैक्टीरिया हमारे पास बच्चों, इस देखो कॉमा शेप भी हो सकते हैं, तरह के इस तरह के इस तरह के इन कॉमा शेप बैक्टीरिया को या फिर वाइब्रियो या फिर वाइब्रियो शेप बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं वाइब्रियो कोलेरा। मैं अपनी तमाम तरह बातों को फिर से रिपीट करूंगा, मेरा ख्याल है आप बच्चे पीछे रह गए होंगे, मेरी बातें फिर से सुनो, बहुत गौर से सुनो। मैंने कहा कि मेरे पास बैक्टीरिया का एवरेज साइज है, नॉर्मल साइज है 0.1 से लेकर 600 माइक्रोमीटर, पहली बात मैंने ये की। फिर मैंने कहा कि शेप के लिहाज से मेरे पास तीन तरह के बैक्टीरिया हैं। पहला हमारे पास रॉड शेप है, और उस रॉड शेप बैक्टीरिया को मैं बसीली नाम दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने कहा कि भाई ई कोलाई भी जो है वो रॉड शेप बैक्टीरिया की ही एक मिसाल है, एग्जाम्पल है। फिर मैं आगे गया, मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक स्पेरिकल बैक्टीरिया भी है, और मैं उस स्पेरिकल बैक्टीरिया को मैंने कॉकी या फिर सॉसी का नाम दिया है। और मैंने कहा कि अगर वो हमारे पास एक होगा तो सिंगल सॉसी, दो ना चेन बना तो स्ट्रेप्टोकोकस, और अगर इररेगुलर गुच्छा बन गया, अगर इररेगुलर चेन बन गई तो वो होगा स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा कि भाई तीसरी हमारे पास शेप है स्पाइरल शेप, दो तरह के हैं, एक हमारे पास स्पायरोचीट है, एक हमारे पास स्पाइरेलम है। स्पायरोचीट कौन है? जो हमारे पास थिन है, फ्लेक्सिबल है। स्पाइरेलम कौन है? जो हमारे पास थिक है, मोटा है और रिजिड है। फिर मैंने कहा कि भाई हमारे पास कुछ कॉमन शेप या फिर वाइब्रियो शेप भी हमारे पास पाए जाते हैं, और उन कॉमन शेप या वाइब्रियो शेप को हम नाम दे रहे थे वाइब्रियो कॉलेरा, ठीक है, वाइब्रियो कॉलेरा हम नाम दे रहे हैं। अच्छा बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन है? जो बच्चा मुझे बताएगा उसकी यूनिक की बाइक, चलो जल्दी बताओ, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन है? कौन बताएगा? और उमामा कदीर ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। चलो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, माइकोप्लाज्मा हमारे पास स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। और इसकी खासियत है, इसकी खासियत बच्चों अपने पास याद रख लो। चलो मैं लिख देता हूँ कि इसके पास सेल वॉल नहीं है, नो सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। भाई खासियत क्या है? खासियत ये है कि इसके पास किसी भी किस्म की सेल वॉल मौजूद नहीं है। इसका साइज है बच्चों 100 से लेकर 200 नैनोमीटर, ठीक है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। खासियत क्या है? सेल वॉल नहीं है। और इसका साइज क्या है? साइज इसका बच्चों है 100 से लेकर 200 नैनोमीटर, ठीक है। अच्छा, एक बात और जान लो, अच्छी अच्छी बातें याद आ रही हैं कि ऐसा बैक्टीरिया है कि जिसके पास सेल वॉल ना हो। फिर सुनो, मैंने कहा ऐसा बैक्टीरिया कि जिसके पास सेल वॉल ना हो, आप उस बैक्टीरिया को नाम दोगे प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। ऐसा बैक्टीरिया कि जिसके पास सेल वॉल ना हो, आप उसको नाम दोगे प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। सब लिखकर दिखाओ, क्या कहा मैंने कहा ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल ना हो, क्या नाम दोगे? क्या नाम दोगे? प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। जल्दी से लिखकर दिखाओ मुझे, जल्दी से लिखकर दिखाओ। जी, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया आप नाम देंगे ऐसे बैक्टीरिया को कि जो क्लियोमॉर्फिक नहीं, उमर
प्लियोमॉर्फिक, पी से आएगा, PLEOMORPHIC, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया कि जिसके पास कोई सेल वॉल मौजूद हरगिज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं? यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं, हाँ है ना? जल्दी बताओ भाई। क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं, हाँ या ना? प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। चलो बातों से बातें याद आ रही हैं, तो चलो आओ एक और अहम बात याद कर लो, एक और अहम बात समझ लो। हमारे पास, मैंने यहाँ पर आपसे बात की कि एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, नाम पड़ गया माइकोप्लाज्मा। एक लार्जेस्ट बैक्टीरिया भी, और उस लार्जेस्ट बैक्टीरिया का नाम मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ई फिशल सोनी। भाई क्या नाम है? ई फिशल सोनी। ठीक है, ई फिशल सोनी इज द लार्जेस्ट बैक्टीरिया, जिसकी विद है 80 माइक्रोमीटर, जिसकी लेंथ है 600 माइक्रोमीटर। 600 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है, किसकी भाई? ई फिशल सोनी की, जो कि हमारे पास एक लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। देखो बातों से बातें मुझे याद आ रही हैं। क्या यहाँ तक आप सब बच्चों को तमाम तर बातें क्लियर हैं? कोई मसला हो तभी पूछ लो, मैं आपकी चैट देख सकता हूँ। कोई मसला हो तो मुझे रोक लो, या फिर मैं आगे बढ़ूँ। कोई मसला हो तो मुझे रोक लीजिए, मैं आगे बढ़ूँ। अगर कोई मसला नहीं है तो आप लिख दीजिए सर नो इशू, या एक यस लिख दें अगर कोई इशू नहीं है तो, या क्लियर लिख दें अगर कोई इशू तो नहीं है। 600 माइक्रोमीटर, आयशा इस्माइल, माइक्रोमीटर। आगे चलें? चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिस तरह हम इंसान हैं, हम इंसानों के लिए कुछ चीज़ें इंतहाई अहम है, कुछ चीज़ें अहम नहीं हैं, कुछ चीजें हमारे लिए एसेंशियल हैं, कुछ चीजें एसेंशियल नहीं है। इसी तरह बैक्टीरिया भी हमारे जैसा है भाई। बैक्टीरिया भी सेम हमारे जैसा है। कैसा भाई? बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर भी कुछ चीजें लाजमी होंगी, यानी कि उसके लिए एसेंशियल हैं। कुछ चीजें लाजमी होंगी, कुछ चीजें ज्यादातर होंगी, कुछ चीजें कभी कभार होंगी। क्या मतलब? भाई इसेंशियल चीजें वो चीजें कि जो बैक्टीरिया में 100% पाई जाएंगी। मोस्टली वो चीजें जो बैक्टीरिया के अंदर भाई बसा होगा, या फिर मैक्सिमम तौर पे पाई जाएंगी। और रेयर वो चीजें जो बैक्टीरिया के अंदर बड़ा मुश्किल से पाई जाएंगी, बड़ी मुश्किल से पाई जाएंगी। अच्छा, अब सुनो क्या क्या। भाई बैक्टीरिया के अंदर याद रखो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन लाजमी होगी। साइटोप्लाज्म लाजमी होगा। क्रोमैटिन मटेरियल लाजमी होगा। राइबोसोम्स लाजमी होंगे। दीज आर एसेंशियल फॉर एनी बैक्टीरिया। ठीक है। अच्छा, ज्यादातर क्या होगा? मोस्टली क्या पाया जाएगा? सेल वॉल पाई जाएगी। लेकिन सेल वॉल याद रखना नहीं भी हो सकती, सेल वॉल हो भी सकती है और सेल वॉल नहीं भी हो सकती। जैसे कि माइकोप्लाज्मा आपको याद होगा, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया की जिनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं है। तो ज्यादातर तो होती है, लेकिन कभी कभार ये एब्सेंट भी होती है। ठीक है। अच्छा भाई, रेयर क्या है बैक्टीरिया के अंदर? तो याद रखो बैक्टीरिया के अंदर रेयर है फ्लैजिला, फ्लाई, स्लाइम, कैप्सूल, ग्रैन्यूल। अब ये चीजें क्या क्या है, मैं इन तमाम तर चीजों को बच्चों जस्टिफाई करूंगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय दिस फ्लैजिला, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस फ्लाई, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस स्लाइम। मैं इन तमाम तर बातों को आपसे डिटेल में करने वाला हूँ। ठीक है। क्या ये बात आप सबके जहन में आ गई कि बैक्टीरिया के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है? जल्दी बताएं, जल्दी बताइए भाई। तो मैंने कहा बैक्टीरिया के लिए जो चीजें एसेंशियल हैं वो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, क्रोमैटिन मटेरियल है, राइबोसोम है। ठीक है। बैक्टीरिया में ज्यादातर क्या पाया जाएगा? सेल वॉल पाई जाएगी, लेकिन सेल वॉल कैन बी एब्सेंट ऑल्सो। ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया में रेयर क्या है? तो फ्लैजिला, पेलाई, स्लाइम, कैप्सूल, ईटीसी सारी की सारी चीजें बैक्टीरिया में रेयर हैं, यानी कि कभी कभार पाई जाएंगी, ज्यादातर पाई नहीं जाएंगी। आगे चलें। अच्छा जी, भाई बैक्टीरियल एनवेलप या बैक्टीरिया का सेल एनवेलप किन किन चीजों से मिलके बना है? तो याद रखो बैक्टीरिया का सेल एनवेलप तीन चीजों से मिलके बना है। किससे? सेल वॉल से, कैप्सूल से, स्लाइम से। अब ये तीन चीजें क्या क्या है मैं आप सबको जस्टिफाई करूंगा।
इसको आप याद रखोगे CCS से, बैक्टीरियल एनवेलप, या इन बैक्टीरिया सेल एनवेलप इज मेड अप ऑफ सेल वॉल, कैप्सूल एंड सलाइम, ठीक है। अच्छा, अब सेल वॉल किससे मिलके बनी है, तो याद रखो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी है। सेल वॉल किससे मिलके बनी है भाई, सेल वॉल मिलके बनी है पेप्टाइडोग्लाइकन से। अच्छा, सेल वॉल है कैसी, तो याद रखो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल रिजिड है, सख्त है, और वो सेल को शेप देती है, ठीक है। सेल वॉल क्या करती है भाई, सेल को शेप देती है बैक्टीरिया के अंदर, बल्कि हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। आगे चलो, कैप्सूल किससे मिलके बना है, कैप्सूल मिलके बना है पॉलीसेकेराइड से और प्रोटीन से। इसका काम क्या है भाई, कैप्सूल इज थिक, कैप्सूल बहुत थिक है, कैप्सूल इज इनकैप्सुलेटेड, और उसके साथ साथ कैप्सूल हमारे पास कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब बैक्टीरिया बहुत सारे लोगों को जमा करेगा, कॉलोनी फॉर्म करेगा, तो वो किसकी मदद से करेगा, कैप्सूल की मदद से करेगा, ये बात याद रखना। कॉलोनी फॉर्मेशन किसकी वजह, ये एमसीक्यू है, कॉलोनी फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है, कैप्सूल की मदद से हो रहा है, ये इंतहाई अहम एमसीक्यू है। अच्छा जी, अब स्लाइम, तो भाई याद रखो स्लाइम इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, और याद रखो लिपोप्रोटीन हमारे पास कैसा होता है, लूज होता है, सॉल्यूबल है। और इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम एमसीक्यू, एक इंतहाई अहम एमसीक्यू क्या है कि बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी, बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी की कितना खतरनाक है, कितना आतंक है, कितना आतंक नहीं है, ये आपके पास स्लाइम से आइडेंटिफाई हो सकती है। स्लाइम से आप ये बात तय करेंगे कि बैक्टीरिया कितना वायरुलेंट है या बैक्टीरिया कितना पैथोजेनिक है। मैं अपनी तीनों बातों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा बैक्टीरियल सेल एनवेलप इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, कौन कौन सी भाई, एक हमारे पास है सेल वॉल, एक हमारे पास है कैप्सूल, एक हमारे पास है स्लाइम। तो भाई सेल वॉल किससे मिलके बना है, पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बना है, पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बना है, और सेल वॉल कैसा है, रिजिड है, शेप दे रहा है सेल को, ठीक है। कैप्सूल किससे मिलके बना है, पॉलीसेकेराइड से, प्रोटीन से मिलके बना है, थिक है, इनकैप्सुलेटेड है, और एक इंतहाई अहम एमसीक्यू क्या कि कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लेट मी हाईलाइट इट, अगर ये हाईलाइट हो जाए कि ये भाई हमारे पास नहीं हो नहीं पा रहा, चलो छोड़ो। ये हमारे पास क्या कर रहा है भाई, हमारे पास कॉलोनी फॉर्मेशन में मदद कर रहा है कौन, कैप्सूल। और स्लाइम कैसा है, लिपोप्रोटीन से मिलके बना है, लूज है, और बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी आपके पास ये आइडेंटिफाई कर रहा है। क्या ये बातें आप सबको क्लियर है, हाँ या ना। नो, कैप्सूल से बैक्टीरिया की कॉलोनी फॉर्मेशन होती है, पैथोजेनिसिटी हमेशा स्लाइम से होती है। क्या यहाँ तक बच्चों आप सब मेरे साथ हैं। देखो उमर, अगर स्लाइम ज्यादा होगा, बोला हलो अंदाजा क्या होगा भाई, स्लाइम कैसा है, लिपोप्रोटीन से मिलके बना है, लूज मिलके बना है, अगर वो लूज होगा यानी कि स्लाइम की, अगर स्लाइम ज्यादा हो जाएगा तो बैक्टीरिया की बॉडी बहुत ज्यादा लूज होगी, और बैक्टीरिया इंतहा से ज्यादा खतरनाक होगा। क्यों, क्योंकि स्लाइम की वजह से ही बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बता पाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। भाई हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, आप जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया आपने पढ़े होंगे, कौन कौन से भाई, एक हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और एक हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अच्छा, एक बात याद रख लो, एक बात याद रखो कि भाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कलर कैसा है, पर्पल कलर का है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे पास पर्पल कलर का है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे पास पिंक कलर का है। किसकी वजह से है, तो याद रखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज पर्पल ड्यू टू CV1, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज पिंक ड्यू टू सेफ्रेनिन, ठीक है। इनकी वजह से ये इसके डाइज हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, इसको कलर मिल रहा है। अच्छा, एक बार याद रखो, मैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को पॉजिटिव लोगों से मिलाता हूँ, और मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को नेगेटिव लोगों से मिलाता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, एक बार बताओ, पॉजिटिव लोगों के दिल बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, जल्दी बताओ। पॉजिटिव लोगों के भाई दिल बड़े होंगे छोटे होंगे, जल्दी बताओ। बड़े होंगे। इसका मतलब बच्चों थिकनेस किस में ज्यादा होगी, ग्राम पॉजिटिव में थिकनेस ज्यादा होगी, ग्राम नेगेटिव में थिकनेस हमेशा कम होगी। अच्छा, परमिएबल यानी कि किसके अंदर चीजें पास कर जाती हैं भाई, ये बताओ, पॉजिटिव लोगों के दिल में चीजें आराम से उतरती हैं या फिर नेगेटिव लोगों के, जल्दी बताओ। पॉजिटिव लोगों के दिल में चीजें आराम से उतरेंगी या नहीं, आराम से उतरती हैं, यानी कि पॉजिटिव लोग, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ज्यादा परमिएबल है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कम परमिएबल है।
अच्छा एक बात बताओ, पॉजिटिव लोग चीजों को मना ज्यादा करते हैं कम करते हैं? पॉजिटिव लोग चीजों को ज्यादा मना करते हैं कम करते हैं? जल्दी बताओ भाई। कम मना करते ना। कोई उनसे कोई काम कह दे तो वो इनकार नहीं कर पाते। इसका मतलब पॉजिटिव लोग हमारे पास, ग्राम पॉजिटिव हमारे पास कम रेजिस्टिव है। वो चीजों को कम रेजिस्ट करता है, वो फ्लो के साथ चलता है। और ग्राम नेगेटिव हमारे पास हर चीज में कोई ना कोई कीड़ा निकालता है, हर चीज को क्या करता है भाई, रेजिस्ट करता है। इसका मतलब वो रेजिस्टिव ज्यादा है। अच्छा जी, पेप्टाइडोग्लाइकन याद कर लो, ग्राम पॉजिटिव के अंदर 50% पेप्टाइडोग्लाइकन है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर बचो, ग्राम नेगेटिव के अंदर हमारे पास खाली 10% पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है। अच्छा अब लिपिड, अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि लिपिड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बैक्टीरिया खतरनाक। अब जरा मुझे बता दो कि पॉजिटिव लोग खतरनाक है नेगेटिव लोग? जल्दी बताओ कौन ज्यादा खतरनाक है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। इसका मतलब लिपिड किस में ज्यादा होगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर लिपिड ज्यादा होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर लिपिड कम होगा। अच्छा भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, सुनो बच्चों, पेरीप्लाज्मिक स्पेस ग्राम पॉजिटिव के अंदर कुछ कुछ में पाई जाएगी, प्रेजेंट इन सम, कुछ कुछ के अंदर पाई जाएगी, जबकि जबकि पेरीप्लाज्मिक स्पेस यानी कि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्पेस होगी, उसको हम नाम देंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस। वो ग्राम पॉजिटिव के अंदर कुछ कुछ में पाई जाएगी, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर वो सब के अंदर मौजूद होगी। हर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास पेरीप्लाज्मिक स्पेस लाजमी लाजमी होगी। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ भाई, नेगेटिव नेगेटिव लोगों को मारना आसान है या पॉजिटिव लोगों को? जल्दी बताओ। जाहिर सी बात है पॉजिटिव लोगों को, क्यों? क्योंकि वो अच्छे होते हैं, वो अच्छे होते हैं तो याद रखो इसीलिए। अरे क्या हो गया? बच्चों क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा जी हो रही है। तो बच्चों याद रखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पॉजिटिव लोग हैं तो इनको मारने के लिए हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करनी पड़ती है, जबकि नेगेटिव लोग भाई आराम से मर जाते हैं, इसलिए इनको मारने के लिए हमें नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करनी पड़ती है। ये बेसिकली डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। क्या यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ या ना? क्या यहाँ आप सब मेरे साथ हैं? यहाँ तक तमाम तर बातें बच्चों क्लियर हैं, हाँ या ना? फिर सुनो, मैंने कहा मैंने कहा कि भाई हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया हैं, एक हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है, एक हमारे पास ग्राम नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कलर क्या है? पर्पल कलर का है, किसकी वजह से? CV1 की वजह से। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर का है, किसकी वजह से है? सैफरानिन की वजह से है। फिर मैंने कहा पॉजिटिव लोग हैं दिल बड़े होते हैं, यानी कि थिकनेस ज्यादा होगी, नेगेटिव में कम होगी। मैंने कहा पॉजिटिव लोग बहुत जल्दी बातों को दिल पे ले लेते हैं, यानी कि उनका दिल परमेबल ज्यादा है, नेगेटिव का कम है। और पॉजिटिव लोग बातों को रेजिस्ट नहीं कर पाते, मना नहीं कर पाते, इसका मतलब वो रेजिस्टिव रेजिस्टिव कम है, जबकि नेगेटिव लोग ज्यादा हैं। फिर मैंने कहा पेप्टाइडोग्लाइकन पॉजिटिव लोगों में 50% पाया जाएगा और नेगेटिव लोगों में 10% पाया जाएगा। फिर मैंने कहा लिपिड चूंकि पैथोजेनिसिटी बैक्टीरिया को दे रहा है तो पॉजिटिव लोग कम खतरनाक होंगे ना, तो इसीलिए इसीलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर लिपिड हमारे पास कम पाया जाएगा, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर लिपिड ज्यादा पाया जाएगा। और फिर मैंने कहा कि भाई पेरीप्लाज्मिक स्पेस यानी कि न्यूक्लियस के बाहर वाली स्पेस, याद रखो ग्राम पॉजिटिव के अंदर कुछ कुछ में पाई जाएगी, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर लाजमी होगी, सब के अंदर पाई जाएगी। अब फिर मैंने कहा पॉजिटिव लोग यानी कि अकेले होंगे, ताकतवर होंगे, उनको मारना मुश्किल है, इसीलिए हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करनी पड़ती हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए। जबकि जबकि नेगेटिव लोग हैं, दम वम नहीं होगा, आराम से मार सकते हैं, यानी कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से भी आराम से मारे जा सकते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या यहाँ आप सब, यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं? जल्दी तमाम बच्चे जवाब दें। जल्दी से बताएं भाई, सब बताएं। जितने बच्चे मौजूद हैं सब बताएं कि भाई यहाँ तक की बातें सबको याद हो रही हैं।
सबको याद हो रही है, हाँ है ना? चलो भाई आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा भाई, आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है एक बैक्टीरिया की, ठीक है? मैंने आपके सामने एक बैक्टीरिया की डायग्राम बनाई हुई है, और मैं इस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर मौजूद मैं चीजें आपके सामने पेश करूंगा। अच्छा जी। भाई आप जानते हैं कि ये जो फोल्डिंग है, ये जो बैक्टीरिया की इनर वॉल के अंदर जो फोल्डिंग आपके सामने मैंने ड्रॉ की, ये क्या होंगी भाई? आपने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी इस तरह की फोल्डिंग थी, और उनको हम ऑक्सीसोम नाम दे रहे थे, F1 पार्टिकल नाम दे रहे थे। आप जानते हैं इसके ऊपर F1 पार्टिकल्स लगे हुए थे, ऑक्सीसोम नाम था। तो मैंने कहा था कि भाई बैक्टीरिया के अंदर इसका नाम क्या पड़ेगा? बैक्टीरिया के अंदर इसका नाम पड़ेगा मीजोजोम। मीजोजोम नाम पड़ेगा, ठीक है? अच्छा जी, अब इसका काम क्या है? तो बच्चों याद रखो, इस मीजोजोम का काम है रिस्पायरेशन, और इसका काम है रेप्लिकेशन, ठीक है? ये दो काम है किसके भाई? मीजोजोम के। अच्छा जी, अगली बात सुनो। ये मैंने आपके सामने बैक्टीरिया का न्यूक्लिक एसिड या फिर इसका इसका न्यूक्लियोइड ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया भाई? न्यूक्लियोइड ड्रॉ किए। अब सवाल है कि सर हम इसको न्यूक्लिक एसिड या फिर हम इसको न्यूक्लियस क्यों नाम नहीं दे रहे? मैंने इसको न्यूक्लियाइड क्यों बोला? क्योंकि भाई इसके अंदर एक तो पहली बात, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, न्यूक्लियर वॉल नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं है। इसके अंदर क्या नहीं है भाई? इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं है। यही वजह है कि मैं इसको न्यूक्लियोइड बोल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर क्या होगा भाई? इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होगा, जिस तरह न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जा रहा होता है, ठीक है? और इसके अंदर हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम होगा, हैप्लॉइड होगा, एन होगा, ठीक है? अच्छा जी, अगली बात सुनो। बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, उसको हम नाम देते हैं प्लाज्मिड। देखो ये रहा, इसको हम नाम देंगे प्लाज्मिड। और इसका काम क्या है? बच्चों याद रखो, इसका काम क्या है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, ये हमारे पास सर्कुलर डीएनए है, और सबसे बड़ी बात, ये हमारे पास रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। ये चीजों को रेज करेगा, बैक्टीरिया को मुश्किल वक्त में उसको साथ देगा, मुश्किल वक्त बैक्टीरिया के काम आएगा, ठीक है? मैंने दो बातें की। मैंने कहा आपके पास बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की बजाय क्या है? मीजोजोम है। क्या कर रहे हैं? बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन, बैक्टीरिया की रिस्पायरेशन में काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैंने कहा कि भाई इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड है। क्यों? न्यूक्लियर एनवलप नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, सर्कुलर डीएनए है, गोल गोल है, और हैप्लॉइड क्रोमोसोम है। मैंने कहा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी है, क्या नाम है? प्लाज्मिड नाम है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर काम आ रहा होता है, ठीक है? आगे चलते हैं। भाई इनको तो आप जानते हैं, ये कौन है? दीस आर राइबोसोम। और आप जानते हैं कि भाई बैक्टीरिया के पास राइबोसोम कौन से वाले होंगे? 70s होंगे या 80s होंगे? 70s होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट के पास भाई 70s राइबोसोम पाए जा रहे थे। अच्छा, अब कुछ अहम बातें। बैक्टीरिया के अंदर ना बच्चों, बैक्टीरिया के अंदर ना राइबोसोम के अंदर ही स्टोरेज भी है। बैक्टीरिया के पास राइबोसोम स्टोर हाउस के तौर पे भी काम कर रहा होता है। अच्छा, अब इसकी स्टोरेज दो तरह की है, वो यूजफुल भी है, वो वेस्ट भी है। अच्छा, अब यूजफुल क्या है? तो और सुनो भाई, यूजफुल को आप याद करोगे, FGPS। एफ का मतलब है फैट, जी का मतलब है ग्लाइकोजन, पी का मतलब है फॉस्फोरस, एस का मतलब है सल्फर। मैं लिख नहीं रहा, याद कर लेना। एफ का मतलब है फैट, जी का मतलब है ग्लाइकोजन, पी का मतलब है फॉस्फोरस, एस का मतलब है सल्फर। और वेस्ट मटेरियल आप याद करोगे आला। किससे भाई? आला, बहुत आला, बहुत आला। आला क्या मतलब? ए का मतलब है अल्कोहल, एल का मतलब है लैक्टिक एसिड, ए का मतलब है एसिडिक एसिड। फिर सुनो, मैंने कहा बैक्टीरिया के अंदर 70s राइबोसोम है। काम क्या है इनका? काम है कि बैक्टीरिया के अंदर स्टोरेज प्रोवाइड करें। दो तरह की स्टोरेज है, आया वो यूजफुल है या फिर वो वेस्ट मटेरियल है। यूजफुल कौन कौन है? FGPS। एफ क्या है? फैट है, ठीक है? जी क्या है? ग्लाइकोजन है। पी क्या है? फॉस्फोरस है। एस क्या है? सल्फर है। वेस्ट क्या है? आला। ए का मतलब क्या है? अल्कोहल। एल का मतलब क्या? लैक्टिक एसिड। ए का मतलब क्या है? एसिडिक एसिड। ठीक हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया, उमर खान, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी भाई आपके सामने मैंने एक गोल सा स्पोर ड्रॉ किया है। दिस इज स्पोर। ये क्या हमारे पास? दिस इज स्पोर। ये हमारे पास स्पोर है। अच्छा, याद रखना बैक्टीरिया के अंदर स्पोर दो तरह के पॉसिबल है। या तो स्पोर एंडो होगा,
या फिर वो एक्सो होगा। देखो यहाँ पर देखो, ये स्पोर कौन सा, ये एंडोस्पोर है। ये कौन सा, ये एक्सो है। जो जो स्पोर बैक्टीरिया की आउटर वॉल से बाहर है वो एक्सोस्पोर है। जो स्पोर बैक्टीरिया की इनर वॉल के अंदर है वो हमारे पास कौन है भाई, वो हमारे पास एंडोस्पोर है। अच्छा, अब स्पोर कौन है, याद रखना एक बात, अपने बच्चों याद रखना एक बात, याद रखना कि स्पोर इज हीट रेजिस्टिव। स्पोर हीट को रेजिस्ट कर सकता है। स्पोर हीट को रेजिस्ट कर सकता है जबकि स्पोर हीट को रेजिस्ट कर सकता है जबकि बैक्टीरिया के पास जो ये एक आउटर वॉल है ना, जिसको हम सिस का नाम देते हैं, जैसे सिस ना, एक बैक्टीरिया के पास एक आउटर वॉल है जिसको हम नाम देते हैं सिस का। तो एक बार याद रखना, सिस हमारे पास हीट सेंसिटिव है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, फर्क नहीं कर पाते। तो बच्चों सुन लो यहाँ पर, क्या कहा, मैंने कहा कि हमारे पास दो तरह की चीजें हैं। एक हमारे पास स्पोर है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, सिस्ट है। मैंने कहा स्पोर स्पोर इस हीट रेजिस्टेंट, क्यों, क्योंकि घर के अंदर है वो, घर के अंदर है, धूप लगेगी नहीं, ठीक है, घर के अंदर ही चिल रहेगा, वो हीट को रिजिस्ट कर सकता है। जबकि सिस क्या है, सिस इस हीट सेंसिटिव, बाहर है, धूप से खराब हो जाएगी, ठीक है, बाहर है इसलिए धूप से खराब हो जाएगी। तो ये फर्क लाजमी याद रखना, ये फर्क लाजमी याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, भाई ये क्या है, ये बैक्टीरिया की आप जानते हैं ये सेल वॉल है, ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा जी, अब तीन इंपॉर्टेंट चीजों पे मैं बात करने जा रहा हूँ। यहाँ देखो, कोने पे जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये फ्लैजेला क्या है, ये पिल्लाई क्या है, ये आपके पास क्या क्या चीजें हैं, तो आओ देखो भाई, आओ देखो भाई, ये जो हमारे पास सबसे छोटा वाला बाहर निकला हुआ है इसको हम नाम देते हैं पिल्लाई। पिल्लाई बोलो, पिल्ली बोलो, जो बोला चाहो बोलो, जिस पिल्लाई है। पिल्लाई किससे मिलके बना है, तो याद रखो, पिल्लाई हमारे पास पिल्लिन नामी प्रोटीन से मिलके बना है। भाई ये पिल्ले नहीं है, ये 3 to 1 पिल्ले नहीं है, ये पिल्लाई है, ठीक है। पिल्लाई किससे मिलके बना है, पिल्लिन से मिलके बना है। अच्छा, पिल्लाई की कुछ खासियत याद रखना, क्या, ये पिल्लाई हमारे पास पिल्ले, हमारे पास जो है वो शॉर्ट है, ठीक है भाई, नॉन हेलिकल है, और ये हमारे पास हॉलो है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हॉलो है। अच्छा, अब इस पिल्ले का काम क्या है, इस पिल्ले का काम है कॉन्जुगेशन। व्हाट इज मीन बाय दिस कॉन्जुगेशन, भाई फर्स्ट करो, एक बैक्टीरिया यहाँ पर है, एक बैक्टीरिया यहाँ पर है, इनके दरमियान ये पिल्ले आ जाएगा, और ये क्या करेगा, ये इनका डीएनए यहाँ से यहाँ ले आएगा। दिस इज कॉन्जुगेशन, दिस इज कॉन्जुगेशन। इस पिल्ले का काम क्या है भाई, इस पिल्ले का काम है कॉन्जुगेशन कराना, नथिंग एल्स। इस पिल्ले का काम है कॉन्जुगेशन करना, नथिंग एल्स। मैंने कहा भाई ये पिल्ले किससे मिलके बना है, पिल्लिन प्रोटीन से मिलके बना है, शॉर्ट है, नॉन हेलिकल है, और हॉलो है, ठीक है, एक बात याद रखना। आगे चलो, ये जो लंबे वाले हैं ना, ये वाले ये कौन है भाई, ये भी हमारे पास पिल्ले की फॉर्म, लेकिन इनको हम नाम देंगे फिमरी, इनको हम नाम देंगे फिमरी, लेकिन ये भी पिल्ले की ही फॉर्म है, ये बात याद रखना। कौन से पिल्ले हैं? ये वो पिल्ले हैं जो अटैचमेंट में काम देंगे, ये वो पिल्ले हैं जो अटैचमेंट में मदद करेंगे, ये वो पिल्ले, अटैचमेंट पिल्ले, नाम दे दूंगा इनको अटैचमेंट पिल्ले। मैंने कहा फिमराई थोड़े से बड़े हैं, लेकिन क्या फर्क है, फर्क कुछ भी नहीं है, पिल्ले ही हैं, थोड़े से बड़े हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये अटैचमेंट में, बैक्टीरियल अटैचमेंट में खाली मदद कर रहे हैं, इसलिए मैंने इनको नाम दे दिया फिमरई, ठीक है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। अच्छा जी, ये जो लंबी सी बैक्टीरिया की टेल है ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम नाम देते हैं फ्लैजिला, इसको हम नाम देते हैं बच्चों फ्लैजिला। किससे मिलके बना है, फ्लैजिलिन से मिलके बना है, किससे मिलके बना है भाई, ये फ्लैजिलिन से मिलके बना है, ठीक हो गया। अच्छा, एक बात याद रखो, इसको हम ट्राइकस भी नाम देते हैं, फ्लैजिला को हम ट्राइकस भी साथ साथ नाम दे रहे होते हैं। और एक बात और याद कर लो, मैंने कहा था कि पिल्ले कौन है, पिल्ले हमारे पास नॉन हेलिकल है, तो ये कैसा होगा भाई, ये हेलिकल है। मैंने कहा था पिल्ले हमारे पास कौन है, हॉलो है, ये क्या होगा, ये नॉन हॉलो है। कंपेयर करो चीजों को, भाई मैंने कहा था पिल्ले शॉर्ट है, ये क्या होगा, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग है, ठीक है। यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ या ना, जी उमर खान, यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, 3 to 1 पिल्ले, सब बच्चे मेरे साथ हैं, हाँ या ना। अच्छा जी, भाई मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ये जो फ्लैजिला है, इसको हम नाम दे रहे ट्राइकस का। अच्छा, अब मजे की बात, अब इसी ट्राइकस की बेस पर मैं बैक्टीरिया को मजीद क्लासिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि साइंटिस्ट के अंदर भाई बहुत चुल है, बड़े फारिग हैं ये, इसलिए हमने क्या किया, हमने इस पिल्ले, सॉरी फ्लैजिला को भी इज्जत दी।
और हमने कहा कि आओ फ्लैजुला, हम तुम्हारी बेस के ऊपर भी बैक्टीरिया को एक मजीद क्लासिफिकेशन दे देते हैं। आओ देखो भाई, ऐसा बैक्टीरिया कि जिसके पास फ्लैजुला नहीं होगी, उसको हम नाम देंगे क्या? ए ट्राइकस, क्योंकि मैंने कहा फ्लैजुला इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइकस। तो ट्राइकस का ना होना, उसका एब्सेंट होना, क्या नाम पड़ेगा? ए ट्राइकस। ए ट्राइकस। अच्छा जी, खाली एक फ्लैजुला का होना, क्या नाम पड़ेगा? मोनोट्राइकस। अच्छा जी, एक तरफ फ्लैजुला का बहुत ज्यादा होना, खाली एक ही तरफ फ्लैजुला का बहुत ज्यादा होना, क्या नाम पड़ेगा? लोफोट्राइकस। दोनों तरफ बैक्टीरिया का होना, सॉरी फ्लैजुला का होना, क्या नाम पड़ेगा भाई? एम्फी, मतलब बहुत सारे, एम्फी ट्राइकस। और बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पर फ्लैजुला का होना, बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पर फ्लैजुला का होना, क्या नाम पड़ेगा? पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस। क्या ये बात क्लियर है भाई? ट्राइकस, हम ना, ट्राइकस इज नथिंग बट अनदर नेम ऑफ फ्लैजुला। ट्राइकस फ्लैजुला का दूसरा नाम है। ट्राइकस कुछ भी नहीं है, फ्लैजुला का एक और नाम है। क्या यहाँ तक आप सब बच्चों को तमाम बातें क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। उमामा कदीर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है खाली, वेक्टर के तौर पे काम करेगा। ठीक है। फ्लैजुला के बारे में क्या बताऊं फातिमा? फ्लैजुला का ये जो बताया, ट्राइकस मोनोट्राइकस, ये बताओ फिर फ्लैजुला, तो फ्लैजुला होता क्या है? क्या पूछ रही हैं आप, रिपीट करें। टाइप्स, अच्छा सुनो, सुनो भाई, फ्लैजिला अगर ना होगा तो हम बायोलॉजी के अंदर ए से डिनोट करते हैं एब्सेंस को। मैंने कहा फ्लैजिला का एक और नाम है ट्राइकस। तो फ्लैजिला का ना होना, देखो यहाँ पर ए ट्राइकस, खाली एक का होना, एक फ्लैजिला, क्या हो जाएगा ये? मोनोट्राइकस। एक साइड पर ज्यादा होना, लोफोट्राइकस। दोनों तरफ होना, एम्फीट्राइकस। और पूरी बैक्टीरिया पे होना, पेरीट्राइकस। क्लियर है? आगे चलें। आगे चले भाई। ओके ओके ओके, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, ओके ओके ओके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई अब हमें जाना है पीएमडीसी सिलेबस के मुताबिक इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक के ऊपर, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, कि अगर किसी के, अगर कहीं बैक्टीरिया आ जाए तो हम उनको किस तरह मार सकते हैं, उनको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। आओ देखो भाई, बैक्टीरियल कंट्रोल हमारे पास दो तरह की है। हम बैक्टीरिया को फिजिकल कंट्रोल के तहत मार सकते हैं, और हम बैक्टीरिया को केमिकल के तहत मार सकते हैं। पहली फिजिकल कंट्रोल, हम हीटिंग के जरिए, हम गर्माहट के जरिए, हम गर्म करके, हम उसको हीट करके बैक्टीरिया को मार सकते हैं। अच्छा, अब हीटिंग दो तरह की है। एक हमारे पास पानी की मौजूदगी में, यानी कि मॉइस हीटिंग है, और एक हमारे पास ड्राई हीटिंग है। ये बात याद रखना, मॉइस हीटिंग हमारे पास हमेशा स्लो होती है, और इससे होता क्या है? इससे बैक्टीरिया के जो प्रोटीन है उसकी कोगुलेशन होती है। क्या होती है भाई? कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। जबकि, जबकि जो ड्राई हीट है वो हमारे पास भाई रैपिड होती है। उससे क्या होता है? उससे बैक्टीरिया की ऑक्सीडेशन हो जाती है। ये पॉइंट याद रखना, इंतहाई अहम पॉइंट है। एमसीक्यू में आ सकते हैं। क्या मैंने कहा? हीट के जरिए हम बैक्टीरिया को मार रहे हैं। हीट दो तरह की है, मॉइस हीट है, ड्राई हीट है। मॉइस हीट इज स्लो, उसका रिजल्ट क्या है? कोगुलेशन हो रही है प्रोटीन की। ड्राई हीट इज रैपिड, रिजल्ट क्या है? ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी, बैक्टीरिया की। इंतहाई अहम एमसीक्यू, इंतहाई अहम बातें दोनों, ये फर्क याद रखना। मॉइस हीट में और ड्राई हीट में, मुझे याद है 2021 में ये एमसीक्यू आया था। रोजा अली खान फट जाना, ये एमसीक्यू आया था। ये फर्क याद रखना, मॉइस हीट में और ड्राई हीट में, ये फर्क लाजमी याद रखना। मॉइस हीट इज स्लो, कोगुलेशन हो रही है, ड्राई हीट रैपिड है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अच्छा एक बात याद रखो, हम हीटिंग को ही पेस्चराइजेशन का भी नाम दे सकते हैं। हीटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड पेस्चराइजेशन। अच्छा, हीटिंग दो तरह की है। अगर आप बैक्टीरिया को 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो बैक्टीरिया खत्म होगा 15 सेकंड के अंदर। इंतहाई अहम बात है। क्या मैंने कहा? अगर आप बैक्टीरिया को
71 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो बैक्टीरिया मरेगा 15 सेकंड में, जबकि अगर आप बैक्टीरिया को हीट करोगे 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो बैक्टीरिया मरेगा 32 मिनट्स में। ये भी फर्क याद रख लो भाई। फिर सुनो, मैंने कहा हीटिंग दो तरह की है, मॉइस्ट है, स्लो हो रही है, कोagulation ऑफ प्रोटीन रिजल्ट है। ड्राई हीट क्या है भाई, रैपिड है, ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी बैक्टीरिया की। फिर मैंने कहा कि पास्चराइजेशन भी हम नाम देते हैं हीटिंग को, दो तरह की है। क्या, अगर 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करोगे तो बैक्टीरिया 15 सेकंड में मरेगा, अगर 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करोगे तो बैक्टीरिया 32 मिनट्स में मरेगा। अगली बात सुनो, बैक्टीरिया को मारने का दूसरा तरीका क्या है, रेडिएशन है। आप रेस के जरिए भी बैक्टीरिया को मार सकते हो। अच्छा, वो रेस कैसी हो, याद रखो, वो रेस लाजमी सी बात है कि वो रेस 300 नैनोमीटर से कम होनी चाहिए। 300 नैनोमीटर वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। ये बात याद रखना कि बैक्टीरिया खाली उन्हीं रेस से मरेगा कि जिनकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर से कम होगी। अगेन एक अहम एमसीक्यू है, बैक्टीरिया उन्हीं रेस से मरेगा कि जिनकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर से कम होगी। तीसरी बात सुन लो, आप गैसेस के जरिए भी बैक्टीरिया को मार सकते हैं, आप फिल्ट्रेशन के जरिए भी बैक्टीरिया को मार सकते हैं। कौन से बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो हीट सेंसिटिव होंगे। हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया को आप फिल्ट्रेशन के जरिए मार सकते हैं। अगला सुनो, आप डिहाइड्रेशन यानी कि पानी निकाल कर भी बैक्टीरिया को मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया बैक्टीरिया ड्राई एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करता। ठीक है भाई, ये हो गई हमारे पास फिजिकल कंट्रोल। अब हम बात करेंगे केमिकल कंट्रोल के हवाले से कि आप किस तरह केमिकल की मदद से बैक्टीरिया को मार सकते हो। तो आओ देखो भाई, हमारे पास सबसे पहली चीज जो मौजूद है वो है एंटीसेप्टिक। अच्छा, एंटीसेप्टिक में एक बात याद रखना कि आप एंटीसेप्टिक यूज करते हैं लिविंग सरफेस के ऊपर, यानी कि इंसानों की स्किन के ऊपर, जानवरों की स्किन के ऊपर। अच्छा, अब कौन कौन से होते हैं भाई, पायोडीन हमारे पास मशहूर एग्जाम्पल, कुछ भी हो जाए लगा दो पायोडीन लगा दो। पायोडीन किसकी एग्जाम्पल है, एंटीसेप्टिक की एग्जाम्पल है। ठीक है, आप हमेशा लिविंग स्किन, सॉरी लिविंग स्किन क्यों बोल रहा हूं मैं, लिविंग सरफेस यहाँ पर लिखना था मुझे, लिविंग सरफेस। अच्छा जी, ये जो हमारे पास डिसइंफेक्टेंट है ये हमारे पास नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर जाएगा भाई, फर्श के ऊपर चला जाएगा, टाइल के ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अभी ये कौन कौन होते हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन परऑक्साइड, KMnO4, अल्कोहल, ETC। फर्क याद रखना, जहां फर्क नजर आए वही एमसीक्यू है, जहां फर्क नजर आएगा वही एमसीक्यू है। एंटीसेप्टिक क्या है, लिविंग सरफेस पे इस्तेमाल हो रहा है, डिसइंफेक्टेंट क्या है, नॉन लिविंग सरफेस पे इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब एक और फर्क याद रखो, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट ये दोनों सरफेसेस के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि एंटीबायोटिक बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, एंटीबायोटिक बॉडी के अंदर जाके ये इम्यून सिस्टम का साथ देगा। ठीक है, ये असिस्ट करेगा किसको, इम्यून सिस्टम को। ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखना, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया बैक्टीरिया के हवाले से या बैक्टीरिया के अगेंस्ट दो काम कर सकती है, या तो वो कॉज करेगी बैक्टीरियल या बैक्टीरिसाइडल कंडीशन, या वो कॉज करेगी बैक्टीरी स्टैटिक कंडीशन। भाई ये दो कंडीशन क्या क्या है, याद रखो, बैक्टीरिसाइडल कंडीशन वो कंडीशन है कि जिसके अंदर बैक्टीरिया मर जाता है, किल्स दी बैक्टीरिया। या तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार देगी, या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक कंडीशन, क्या मतलब कि उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को वो रोक देगी, बैक्टीरियल ग्रोथ को वो स्टॉप कर देगी। जी बच्चों, क्या कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया आपको समझ में आया? देखो, मेम्ब्रेन फिल्टर हमारे पास, फिल्ट्रेशन के जरिए आप खाली उन बैक्टीरिया को मार सकते हैं कि जो हीट सेंसिटिव हो। आपको याद है हमने जो एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, चार्ल्स चैम्बरलेन वगैरह के, क्या कर रहे थे, वो फिल्ट्रेशन कर रहे थे वो, जिससे उन्होंने रेबीज वायरस को आइडेंटिफाई किया था, TMV को आइडेंटिफाई किया था, और फर्क किया था वायरस में बैक्टीरिया में। क्या यहाँ तक की तमाम तर बातें आपको क्लियर हैं, हाँ या ना? कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया आप सबको समझ में आ गया? जल्दी बताएं भाई। देखो, मैंने कहा कि एंटीबायोटिक, फर्क याद रखना है क्या, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट ये दोनों सरफेस के बनेंगे, ऊपर ऊपर से काम करेंगे, जबकि एंटीबायोटिक बॉडी के अंदर जाके इम्यून सिस्टम का साथ देगी दो तरह से, या तो वो बैक्टीरिसाइडल होगी, क्या मतलब बैक्टीरिया को मार देगी, या बैक्टीरियोस्टैटिक होगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगी।
बच्चों यहाँ तक आपका पीएमडीसी सिलेबस इस चैप्टर का मुकम्मल हुआ। इस चैप्टर के अंदर यही बातें थी आपके सिलेबस के अंदर, पीएमसी या पीएमडीसी सिलेबस के अंदर। यहाँ तक हमने इस चैप्टर को मुकम्मल कर लिया है। कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैप्टर की वर्कशीट मैं आपको सेंड कर दूंगा। इस चैप्टर का टेस्ट भी मैं आपको साथ साथ सेट कर दूंगा। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए।